नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। हमेशा होता है। तो हमने हमारी 17वीं क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 17वीं क्लास में हमने पढ़ लिया है होमोजीनस सोसाइटी और हेट्रोजीनस सोसाइटी में किस तरीके के सोसाइटल एथिक्स बनते हैं। और हमने फिर पढ़ा उसके बाद जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ज़्यादा होती है, कम होती है या ठीक ठाक होती है, तो वहाँ पे किस तरीके के सोसाइटल एथिक्स बनते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रिसोर्स जहाँ पे ज़्यादा है कम है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जोड़ के पढ़ा। ठीक है। तो ये हमारी 17वीं क्लास में पूरी डिटेल में बात हुई थी। एक दो केस के नाम भी लिए थे हम लोगों ने। आज है 18वीं क्लास और आज के क्लास का एजेंडा है कि कैपिटलिज्म और जो सोशलिज्म है उसके थ्रू जो है सोसाइटल एथिक्स उस तरह के समाज में कैसे सोसाइटल एथिक्स होते हैं या उस तरह के देश में सोसाइटल एथिक्स कैसे होते हैं जहाँ पे कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ पे सोशलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। और पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं या पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें मोनार्की डेमोक्रेसी इस तरीके की जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वहाँ के सोसाइटल एथिक्स क्या होते हैं। आज पूरा जो क्लास का एजेंडा हम इसी पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला कि एक सेकेंड। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद जो है सोसाइटल एथिक्स कैसे बनाता है। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि कैपिटलिज्म होता क्या है, ये किस पे जोर देता है। ठीक है, हम उस पर फोकस करेंगे। और कैपिटलिज्म अगर हम बोले कि क्या है तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, एक लाइन में बोलेंगे कि ये एक आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, किस पे फोकस करता है ये? इसका सबसे ज़्यादा फोकस होता है प्राइवेट ओनरशिप पे, कि मतलब आपकी खुद की फैक्ट्री हो, आपकी ज़मीन हो, दुकान आपकी हो, कंपनी आपकी हो, सरकार के पास कुछ ना हो, पूरी ओनरशिप आपके पास हो। मतलब आपके प्राइवेट ओनरशिप पे ज़्यादा फोकस करता है। मालिकाना हक आपका निजी हो, किसी और का नहीं। पहला ये है। दूसरा, मुनाफे पे फोकस करता है कैपिटलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप, और दूसरा प्रॉफिट देखता है। तीसरा, डिमांड एंड सप्लाई पे फोकस करता है कि इसका कहना यह है कि बाजार जो है डिमांड और सप्लाई पे काम करे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कोई सरकार जो है ये ना तय करे कि कितनी क्या चीज़ बिकती है, कितनी चीज़ बिकेगी, क्या दाम होगा, ये गवर्नमेंट तय ना करे। ये तय करेगा मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई के। इसको इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मांग आपूर्ति। जितनी मांग हो उतनी आपूर्ति करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस तय होगा। समझ में आ गया? पहला किस पे? प्राइवेट ओनरशिप। दूसरा, मुनाफा पे फोकस करता है। तीसरा कि सरकार कुछ नहीं तय करेगी, सारा मार्केट तय करेगा। डिमांड एंड सप्लाई ही तय करेगी कि क्या चीज़ बिकेगी, कितनी बिकेगी, किस दाम पर बिकेगी। ये जो है डिमांड एंड सप्लाई तय करेगा, मार्केट तय करेगा। ठीक है, अगर हम कैपिटलिज्म का फॉर्मूला बनाना चाहे तो हम ये कहेंगे कि कैपिटलिज्म इज इक्वल टू प्राइवेट ओनरशिप प्लस कंपटीशन प्लस प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, कि प्रॉफिट के लिए काम करता है, निजी मालिकाना हक की बात करता है, और प्रतिस्पर्धा पे फोकस करता है। तो ये पूंजीवाद होता है। समझ में आया कि पूंजीवाद क्या होता है? तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्राइवेट ओनरशिप, मुनाफा, प्रॉफिट और डिमांड एंड सप्लाई। इस पे फोकस करता है सरकार। और कैपिटलिज्म की अभी हमने पढ़ा कि कैपिटलिज्म क्या होता है, समझ में आया होगा आसानी से। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म की सोच क्या है। इसमें इसकी सोच ये है कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में आगे बढ़ो, मेहनत करो और ज़्यादा कमाओ, अपनी चीज़ का मालिक खुद बनो। अभी बात की हमने प्राइवेट ओनरशिप। दूसरों की आज़ादी का सम्मान करो। इसका मतलब दूसरों की आज़ादी का सम्मान करो का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने काम से काम रखो। ठीक है, तुम अपनी आज़ादी को आनंद लो, हमें अपनी आज़ादी का आनंद लेने दो। ये कैपिटलिज्म की सोच है कि दूसरों की आज़ादी का सम्मान करो। इसका दूसरा निहितार्थ ये निकलेगा। अब इसका एथिकल लिंक क्या है? ये इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, फेयर प्रॉफिट, ईमानदारी से मुनाफा कमाने पे फोकस करता है, मेहनत की इज्जत करता है, स्पर्धा में न्याय होना चाहिए, मतलब फेयर कंपटीशन होना चाहिए।
आज आप देखते हैं ना ग्लोबल लेवल पे जब भी WTO में भारत का मामला उठता है सब्सिडी का, तो बार बार ये बोला जाता है ना कि फेयर कंपटीशन नहीं रहेगा। अगर भारत जो है इतनी सब्सिडी दे देगा तो जो भी सीधे मार्केट ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, उसकी सस्ती बिकेंगी और हमारी चीज़ें जो है महंगी हो जाएगी, तो हमारा तो फेयर कंपटीशन कहाँ रहेगा। ठीक है, तो फेयर कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा में न्याय की बात करता है ये। ठीक है, समझ में आएगी। एथिकल लिंक क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस, फेयर प्रॉफिट पे फोकस, आपके मेहनत यानी आपने कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका सम्मान करेगा, और फेयर कंपटीशन इसका एथिकल लिंक है। मतलब ये इसमें इस तरीके की नैतिक जो मूल्य हैं जन्म लेंगे, या कह सकते हैं एथिकल जो भी सोसाइटीज़ होंगी, समाज होगा, वहाँ में सामाजिक नैतिकता इस तरीके की दिखेगी, जहाँ पे कैपिटलिज्म पे फोकस किया जाएगा। अमेरिका इसका उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल, अमेरिका में एक गरीब लड़का भी अगर मेहनत करके अमीर बन सकता है, वहाँ की नैतिकता कहती है, मतलब कि अमेरिका में जो है एक गरीब लड़का मेहनत करके अमीर बन सकता है। हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेंगे एलन मस्क का। ठीक है, एलन मस्क जो है बहुत अमीर घर से नहीं था, वो साउथ अफ्रीका में रहता था। ठीक है, साउथ अफ्रीका से वो कनाडा गया। क्यों गया? क्योंकि जो उसकी माता जी थी एलन मस्क की, वो कनाडा से थी, तो साउथ अफ्रीका से वो कनाडा चला गया। ठीक है, फिर वो H1B वीज़ा जो होता है वो लेके वो अमेरिका आया। फिर वहाँ से उसने हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, तो आज देख रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर रखा है उसने, टेस्ला, एलएम, स्पेस एक्स, ग्रोक, ये सारी चीज़ें। तो क्या है कि अमेरिका की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा। अगर आप में कुछ आइडिया है, आपके आइडिया पे वो पैसा लगा देगी। ठीक है, तो जिस तरीके का देश होता है, जिस तरीके की आइडियोलॉजी पे बुनियाद पे अपने देश को खड़ा रखते हैं लोग, तो उनकी सोसाइटी में वो सारी चीज़ें दिखती हैं। समझ में आया? तो एलन मस्क जो है आज जो सबसे अमीर आदमी जो दिखता है इस फील्ड में, सब लोग उसको मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं इस चीज़ को लेके। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एलन मस्क इसलिए एलन मस्क बन गया क्योंकि उसमें योग्यता थी, नहीं, पूरी तरीके से नहीं। जब तक गवर्नमेंट ढंग से सपोर्ट ना करे तो योग्यता कोई काम नहीं आएगी। इतने बड़े लेवल पे अगर सपोर्ट करना होगा तो गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा। गवर्नमेंट फंड करेगी, सोसाइटी उस तरीके की थी। क्यों? यहाँ पे क्या लिखा था अभी कि दूसरों की आज़ादी का सम्मान करो, मतलब अपने काम से काम रखो। तो वहाँ जो जहाँ पे पूंजीवाद रहता है वहाँ पे लोग अपने काम से काम रखते हैं। शहर में जाएंगे लोग अपने काम से काम ही आपको लगेंगे, वो लगते नहीं किसी से। वो अपने विकास पे, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, और पूरा अमेरिका इसी पे टिका हुआ है। एलन मस्क वहाँ जाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अपने काम से काम रखता है एलन मस्क, और लोग भी अपने काम से काम रखते हैं, उसके काम में अड़ंगा नहीं डालते। तो क्या होगा? डेवलपमेंट होना ही है। समझ में आया? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अमेरिका है कैपिटलिज्म का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कैपिटलिज्म जो है अंधा हो जाए, पूरी तरीके से अंधा अनुकरण होने लगेगा कि बस सब पूंजीवाद ही मुनाफा ही कमाओ, तो उससे क्या होगा कि गरीबों के साथ अन्याय हो जाएगा। अमीर लोग और अमीर होंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे, असंतोष बनेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी पे एक केस हुआ है, एक लीगल केस है, पेप्सिको वर्सेस केरला फार्मर्स, 1998 से 2003 तक का मामला है। ठीक है, लंबा केस चला था। पेप्सिको केस का नाम नोट कर लेंगे, पेप्सिको वर्सेस केरला फार्मर्स। ठीक है, ये इंडिया का केस है। इसमें हुआ क्या था कि 1998 में पेप्सिको और कोका कोला ने केरला में अपनी एक बोतल वाली प्लांट लगाई, मतलब बोतल बनाने वाली प्लांट लगाया उन्होंने। इन कंपनियों ने जो ग्राउंड वाटर होता है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है। लाखों लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करते थे ये। तो नतीजा क्या हुआ इसका कि आसपास के गांव में किसानों के कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद होने लगी, पानी मिलता ही नहीं था उनको। सारा जो है एक ही तरफ एक कंपनी जो है दोहन कर देती थी पूरा का पूरा पानी। तो किसानों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि गाँव वालों ने कहा कि कंपनी सिर्फ अपना मुनाफा देख रही है, हमारी जीविका जल का अधिकार छीन रही है। उनका कहना ये था कि जितना भी इन्होंने फैक्ट्री लगाई और इनमें उपभोक्तावाद इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि यहाँ के पानी जो है हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। ये रोज़ों हज़ारों लीटर इस्तेमाल करके ख़त्म कर दे रहे हैं पानी, हमारी फसलें सूख रही हैं, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की। ठीक है, तो अब मामला अदालत पहुँच गया इसको लेके।
अदालत का फैसला 2003 में आता है, केरला हाई कोर्ट का फैसला 2003 में आता है इसमें, कि कोर्ट बोलता है कि कोर्ट डिसीजन ले फैसला दे दिया, उन्होंने कहा कि पानी सिर्फ किसी एक कंपनी की संपत्ति नहीं है, ये पब्लिक ट्रस्ट है, यानी जनविश्वास की संपत्ति है, यानी समाज में हर व्यक्ति का हक है इस पे। केवल एक कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता कि पानी हजारों लीटर दोहन कर डाले और एक तरफ तबका जो है पूरी तरीके से मर जाए। तो किसी कंपनी को सिर्फ मुनाफे के लिए प्राकृतिक संसाधन नष्ट करने का अधिकार नहीं है, ये टिप्पणी करते जा रहे हैं, ये 3 लाइन की टिप्पणी उन्होंने की है। ठीक है, तो लास्ट में उन्होंने कहा कि नैतिकता ये कहती है कि मुनाफे से पहले इंसान और प्रकृति का हक है, मुनाफे से पहले इंसान और प्रकृति का अधिकार है इस पे। तो फैसला किसानों के पक्ष में आया था। ठीक है, तो इस केस के जरिए मुझे ये समझाना था कि उपभोक्तावाद जब हावी होगा तो संसाधनों का किस इंटेंसिटी के साथ वो दोहन करेगा और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो कितना फ़ायदा होता है, तो आपको एलन मस्क जैसे लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन वही एलन मस्क अगर कंपनी लगा के प्रकृति का दोहन करने लगे तो इस तरीके तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उपभोक्तावाद कितना बुरी तरीके से हावी हो चुका है। ठीक है, तो सोसाइटल एथिक्स समझ में आया इसमें कि पूंजीवाद में सोसाइटल एथिक्स कैसे बनते हैं, सामाजिक नैतिकता किस तरीके की होती है, मेहनत का सम्मान करते हैं वो, सपोर्ट करेंगे, आप अपने काम से काम रखेंगे लोग। ठीक है, कि दूसरों की आज़ादी का सम्मान करो, इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस करना। अब दूसरा पढ़ना है हमें सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म कैसे, सोशलिज्म जहाँ होता है वहाँ की सोसाइटी कैसे होती है, वहाँ के एथिक्स किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म क्या होता है। आसान लैंग्वेज में एक लाइन में पढ़ लेंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे आपको सोशलिज्म लिखना नहीं है, बस एज एग्जाम्पल कोट करना है। ठीक है, सोशलिज्म क्या है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैपिटलिज्म जो है एक आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे क्या है, सोशलिज्म एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है। इकोनॉमिक सिस्टम तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक सामाजिक व्यवस्था भी है। ठीक है, जहाँ समाज के संसाधन और उत्पादन पर सबका अधिकार होता है, रिसोर्स पे और प्रोडक्शन पे सबका बराबर का अधिकार होता है। इसका ये नहीं कि किसी को 100, मान लीजिए 100 किसी चीज़ का 100 गिनती में 100 प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें किसी को 10 दिया गया और किसी को 90 पूरा दे दिया गया, ऐसा नहीं, सब पे एक 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 एक, एक सबका अधिकार होगा। इसकी विशेषता क्या होती है, ये समानता पे जोर देता है सोशलिज्म, समाजवाद, सामाजिक न्याय पे फोकस करता है और प्राइवेट ओनरशिप नहीं, पब्लिक ओनरशिप पे फोकस करता है ये। ठीक है, मतलब समाज या सरकार के हाथ में जो है शक्ति होती है इसको कंट्रोल करने की, किसी प्राइवेट व्यक्ति के नहीं। और लाभ से पहले, मतलब लाभ को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है समाज के वेलफेयर पे, समझ में। उसके बाद प्रॉफिट वॉफिट आपको होगा तो होगा। एग्जाम्पल इसका ले लेंगे तो आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा। सोशलिज्म, आरक्षण, रिजर्वेशन, मनरेगा में जिनको जॉब मिलती है, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस जिस पे आपको राशन मिलता है, आपका बीपीएल कार्ड होगा, आयुष्मान भारत योजना, इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे सोशलिज्म में। ठीक है, अब इस सोशलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा देश हो सकता है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्यूबा। कैरेबियाई कंट्री है, आप वर्ल्ड मैप उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो है कैरेबियाई जो कंट्रीज़ हैं उसमें आपको क्यूबा दिखेगा। ठीक है, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा पर पूरी तरीके से जो है मुफ्त है और सरकार जो है इसको चलाती है। क्यूबा एक अच्छा उदाहरण है समाजवाद का, एक समाजवादी देश है पूरा का पूरा। और दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जहाँ पे गवर्नमेंट ही सब कुछ चलाती है, किंग जोंग उन, वो टेडी बियर है ना थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया में, वही। तो यहाँ पे किस तरीके के एथिकल वैल्यू होंगे, यहाँ पे समाजवाद में इक्वालिटी पे फोकस करेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, गरीबों की मदद करना, सबके लिए न्याय, मजदूरों की बात, किसानों की बात,
उनके साथ अन्याय न हो, उनके साथ न्याय हो, इस तरीके की बातें सुनने को मिलेगी। लेकिन इसमें एक परंतु किसमें भी जुड़ा हुआ है कि लेकिन अगर समाजवाद जो है अपने चरम पे चला जाए तो क्या होगा कि लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगी। जहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है तो लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। क्या यार, जितना मेहनत रगड़ के करो मिलता एक ही है, तो इससे अच्छा मेहनत क्या करो, आराम से चलने दो, सब मिलेगा तो एक तो सबको मिलना ही है, तो मोटिवेशन कम हो जाएगी। सरकार की व्यवस्था में जो है ना सुस्ती आने लगती है लोगों को, और जो इनोवेशन वगैरह है, प्राइवेट इनोवेशन है, वो डिक्लाइन कर जाती है, नहीं होता इनोवेशन वहाँ ज़्यादा। आपको निवेश नहीं आएगा इतना, आप ज़्यादा सोशलिज्म चरम पे चला जाएगा तो निवेश ही नहीं करेंगे। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, इसके बारे में सुना होगा, एफडीआई कम आएगा, तो उस देश का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा अगर इतना चरम पे फोकस कर दिया तो समझ में आया कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री में किस तरीके के सोसाइटल एथिक्स होते हैं, एक सोशलिस्ट कंट्री में सोसाइटल एथिक्स कैसे होते हैं। अभी कुछ लोग उठ के बोल रहे होंगे कि यार भारत का तो नाम ही नहीं लिया, भारत भी तो उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि वो भी एक सोशलिस्ट है। हाँ, लेकिन भारत का जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमिक, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे कुछ चीज़ों पे सरकार अपने हाथों में लेके चलाती है और अधिकतर पे प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। इसलिए मैंने भारत का एग्जांपल नहीं लिया है। क्यूबा सोशलिस्ट कंट्री में अगर हम समाजवाद में देखें कि कौन सा एक परफेक्ट और एकदम कह सकते हैं क्लीन एग्जांपल होगा तो क्यूबा होगा, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, क्योंकि पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही चलाती है वहाँ पे सब कुछ। समझ में आया? तो अब हम ये दो चीज़ें हो गई, कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, यहाँ पे किस तरीके के सोसाइटल एथिक्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, कि पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटल एथिक्स कैसे तय करते हैं। अब पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब है, पहले तो यही समझ लेना कि पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या है, क्या बोलने जा रहा है ये आदमी। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है कि किसी भी देश, समाज या राज्य को चलाने का एक तरीका क्या है, ठीक है। होता है ना, किसी देश में डेमोक्रेसी होती है, किसी देश में डिक्टेटरशिप होता है, किसी देश में मोनार्की होती है, ऐसा होता है। वही है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम एक नाम है, फिर उसके अंदर कैटेगराइज किया गया है डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी देश, समाज या राज्य को चलाने का एक तरीका क्या है। मान लीजिए देश छोड़ाइए, अपने आपके घर के चलाने का तरीका क्या है। मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी हैं, सामंती माइंडसेट के हैं, अब घर को चलाने की व्यवस्था क्या है। जो हेड ऑफ द फैमिली है वो किस माइंडसेट का है, सबको साथ लेके चल रहा है, या फिर वो तानाशाही टाइप का दिमाग लेके घूम रहा है, या सामंती व्यवस्था का जो पुराना मॉडल लेके घूम रहा है अपने दिमाग में, खोपड़ा एंटीना उसका उसी पे अटका हुआ है, या सेकुलर है कि नहीं है। वो केवल बोलने से नहीं कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर, और हरकतें जो है एकदम कह सकते हो गिरी हुई, वैसे नहीं। बाई एक्ट, बाई नेचर, दोनों अंदर बाहर दोनों तरीके से सेकुलर होना चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था अगर है आपके घर में तो सबके विचारों को सुना जाएगा, और आपका जो घर परिवार है जो अच्छे से चलेगा। अब हो सकता है आप किसी से सहमत हो, असहमत हो, ये हो सकता है, लेकिन उनके बोलने की आज़ादी आप नहीं छीनेंगे। आप कहेंगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम सहमत नहीं है तुमसे, अपना काम करो, ठीक है, आराम से। तो कुछ लोग होते हैं आपके ऊपर, कुछ माइंडसेट के ऐसे आपके हेड ऑफ द फैमिली मिल जाएंगे, हावी होने की कोशिश करेंगे, नहीं हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। तो क्या होता है कि आप इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब भी कोई हावी होने की कोशिश किया है तानाशाही, उनको थप्पड़ थप्पड़ मारा गया है। थप्पड़ थप्पड़ मैं बोल रहा हूँ, हाँ लिटरली थप्पड़ थप्पड़ मारा गया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, फ्रांस की क्रांति देख लीजिए। बहुत हीरो बन रहे थे सब राजा, जनता जाके महल से घसीट के लाई और ले जाके गर्दन काट दी। क्या हुआ वहाँ पे, तो अधिकारों की मांग जो है वहीं से उठ के आया ना। हमारे जो अधिकार के लिए हम चिल्लाते हैं समानता समानता, ये वहीं से निकला हुआ है सारी चीज़ें, उसका इफेक्ट रहा है। तो जो तानाशाही मानसिकता के होते हैं वो लंबा चलते नहीं हैं ज़्यादा। एक समय के बाद पोल खुलती है, घृणा होती है लोगों को, और उसके बाद या तो अपने से हट जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर लात खाने के लिए तो तैयार रहते हैं लोग। मतलब मारने पीटने के लिए तो लोग तैयार रहते हैं, लात घुसा देंगे, दिमाग ठिकाने पर आ ही जाएगा। यही होता है, ठीक है। जैसे अभी आप देख लीजिए, वोट चोर गद्दी छोड़ ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम अभी चल रहे हैं ना वर्तमान में। तो आप किसी का सुना नहीं जा रहा है, पत्रकारों को मार दिया जा रहा है, वकीलों को मार दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? डॉक्टर्स जो है कुछ अगर ढंग से इलाज नहीं है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अपने आप को सुप्रीम समझने की गलती कर रहा है।
इस समय की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हो क्या रहा है। तो क्या होगा इससे, एक समय तक जनता तंग आ जाएगी, एक दिन गर्दन उठा के फेंक देगी, उठा के गद्दी पे से कहेगी कि चलो हो गया तुम्हारा। समझ में आया। तो डेमोक्रेसी, ये तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके हेड ऑफ द फैमिली किस माइंडसेट से चल रही है, इसी को आप देश पे अप्लाई करिए। ठीक है, कि देश का जो मुखिया है, जिसको हमने जिम्मेदारी दी है कि तुम चलाओ देश को, ठीक है, वो किस माइंडसेट का है। अगर वो तानाशाही मानसिकता का है, अगर वो सेकुलर है, अगर अगर सेकुलर हुआ तो देश अच्छे से चलेगा, सुनेगा सबको, सबसे मिलेगा। अगर वो तानाशाही मानसिकता का होगा, बात बात पे नाराज, सवाल पूछ लो तो नाराज हो जाए, तो फिर इस तरीके का माइंडसेट के लोगों से को ये होता है कि एक समय के बाद जनता गर्दन पकड़ती है, उठा के फेंक देती है नीचे, कहती है चलो हो गया तुम्हारा। एक सवाल पूछ लो तो रूठ जाते हो, रूठना ही तो घर में बैठो। तो यही पॉलिटिकल सिस्टम समझाना था। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है कि किसी भी देश, समाज या राज्य को चलाने का एक तरीका क्या है। ठीक है, हमें बताता क्या है पॉलिटिकल सिस्टम, हमें क्या बताता है। ठीक है, कि पॉलिटिकल सिस्टम हमें बताता है कि सत्ता किसके हाथ में होगी, पावर किसके हाथ में होगा। ठीक है, निर्णय कैसे लिए जाएंगे, लोगों के अधिकार और कर्तव्य कैसे तय होंगे, और जनता की भागीदारी किस रूप में होगी। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम हमें यही बताता है। अभी हम पॉलिटिकल सिस्टम में हम पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, डिक्टेटरशिप पढ़ेंगे, मोनार्की पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये मैं फंडामेंटल बता रहा था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ। मूल्यांकन केवल किताबों तक नहीं रखनी है, मूल्यांकन अपने देश का भी करना है इन्हीं टूल्स से, मूल्यांकन किसी और देश का करना है इन्हीं टूल्स से, मूल्यांकन अपना खुद का भी माइंडसेट का करना है इन्हीं टूल्स से, कि आपका दिमाग किस ओर जाता है। आप न्यूट्रल हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सेकुलर हैं, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया। तो ये था कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, कि किसी भी देश, समाज या राज्य को चलाने का एक तरीका क्या है, यही होता है पॉलिटिकल सिस्टम। और पॉलिटिकल सिस्टम बताता क्या है कि सत्ता किसके हाथ में होगी, निर्णय कैसे लिए जाएंगे, लोगों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, और राज्य की भागीदारी, जनता की भागीदारी किस रूप में होगी, ये बताता है हमें पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम में हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, आई रिपीट, हम पॉलिटिकल सिस्टम में जा रहे हैं पढ़ने डेमोक्रेसी। कि ये पढ़ रहे थे हम अभी पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, अब हम उसमें पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी की सोच क्या है। डेमोक्रेसी की सोच है सबको बोलने का हक देना, सबको अधिकार है बोलने का, सबको वोट देने का अधिकार है, सरकार जो है जनता की सेवा करती है। आप प्रेमबल उठा के पढ़िए, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे वर्ड्स आते हैं आपको। तो गवर्नमेंट जो है जनता की सेवा करती है, यह है डेमोक्रेसी। अब इसमें एथिकल वैल्यूज क्या है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में सबसे बढ़िया एथिकल वैल्यू आपको प्रियम्बल में ही देखने को मिलेगा। समानता की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता की बात करता है, संविधान कानून के सम्मान, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। हमारा भारतीय संविधान इन सब चीज़ों की बात करता है। तो हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारा विश्व, जो भारत है, वो बोला जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो ये सारी चीज़ें प्रियम्बल में भी देखने को मिलती है। तो एथिकल वैल्यूज़ है हमारा। तो डेमोक्रेसी में इस तरीके के एथिकल वैल्यू दिखेंगे आपको, सोसाइटल एथिक्स में भी दिखेंगे, वहाँ की जनता में भी ये सारी चीज़ें दिखेंगी। कहीं भी घूमते हुए नजर आएंगे, एक राज्य से दूसरे जाते फ्री मूवमेंट है। आप पढ़ेंगे आर्टिकल 19, तो उसमें लिखा है फ्री मूवमेंट एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एग्जाम्पल के तौर पर। संविधान और कानून पर आधारित नैतिकता है यहाँ पे, सभी धर्मों को बराबर समझा जाता है। आर्टिकल 25 से 28 आप पढ़ते हैं पूरा, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। भ्रष्टाचार और अनैतिक समझा जाता है। हमारे यहाँ ओम्बड्समैन का पूरा कानून है, लोकपाल। ठीक है, मीडिया को स्वतंत्र रखा जाता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से निकलता है मीडिया का अधिकार, और इस पर एक केस भी है इंडियन एक्सप्रेस एक्ट का। उसी से कोर्ट ने डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मीडिया का जो है अधिकार कहाँ से आते हैं। उस केस को आप पढ़ेंगे नेट पे सर्च करके तो समझ में आएगा अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें है यहाँ पे है भारत में। तो एथिकल वैल्यूज़ क्या है, इस तरीके के मिलेंगे आपको।
समझ में आया कि हमने कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया है, भारत ने कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया है, डेमोक्रेसी अपनाया है उसने। कि यहाँ पे अधिकार, यहाँ पे लाइन में हमने पढ़ा था ना कि जनता की भागीदारी किस रूप में होगी, तो जनता की भागीदारी मालिक के रूप में होगी, वो देश का मालिक है। समझ में आया? जनता की भागीदारी मालिक के रूप में होगी, उनके अधिकार और उनके कर्तव्य संविधान के द्वारा तय होंगे। ठीक है। निर्णय कैसे लिए जाएंगे? वोट के जरिए निर्णय होगा कि कौन जो है, हमने प्रतिनिधि लोकतंत्र चुना है ना कि हमें अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, तो वोट के जरिए निर्णय लिए जाएंगे। सत्ता किसके हाथ में होगी, कौन तय करेगा? जनता तय करेगी कि किसके हाथ में होगा सत्ता। समझ में आया? यह है डेमोक्रेसी। हमने पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया है, किस तरीके की डेमोक्रेसी में एथिकल वैल्यूज होते हैं, वो समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ये भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, तानाशाही भी। एग्जाम्पल आपको दिमाग में तुरंत कौन जाना चाहिए कि किधर जाएगा माइंड। ठीक है। तो डिक्टेटरशिप की सोच क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी एक ही नेता जो है, एक ही नेता का आदेश चलेगा, एक ही नेता होगा। जनता का विरोध की छूट नहीं होगी, जनता विरोध नहीं कर सकती, कोई आंदोलन करना नहीं कर सकती, सरकार के खिलाफ बोलना गलत माना जाएगा। ठीक है। ये डिक्टेटरशिप पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी बात हो रही है। तो डिक्टेटरशिप में जब आज़ादी नहीं है बोलने का, एक ही नेता होगा, तो फिर वहाँ का जो एथिकल वैल्यू किस टाइप के होंगे? आदेश का पालन करो, जो बोला जाए। सरकार पर आंख बंद करके विश्वास करो, किंतु परंतु जंतु नहीं करना है आपको। विरोध को असामाजिक समझा जाएगा। ठीक है। अनसोशल कहा जाएगा कि आप विरोध नहीं करो। भारत में ऐसा होता दिख रहा है कि आपको? लोग बोलते हैं ना तानाशाही आ गई, तानाशाही आ गई, इस तरह के देखने को तो मिल ही रहा हूँ। हल्का हल्का सिम्टम्स दिख रहे होंगे ना कि अरे कोई जो है जर्नलिस्ट बोल रहा है उसके ऊपर केस लगा दिया गया, कोई वकील को कहीं केस कर दिया तो उसको गोली मार दिया गया। ऐसे न्यूज़ पढ़ते होंगे। द हिंदू अगर इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ रहे हैं तो आपको साफ साफ दिखेगा सब कि गोली मार दिया गया है, कहीं पे किसी को लटका दिया गया है। आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखेंगे तो उसमें आपको रिपोर्ट मिलेगी कि इंडेक्स खराब हो चुका है, उसमें कैटेगराइज किया गया है कि इतने कैटेगरी पे अगर भारत आता है, इसका मतलब यहाँ पे पत्रकारों को गोली मार दिया जा रहा है। इजराइल का भी केस देखिए, कितने जर्नलिस्ट को मार दिया गया। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, कितने वकीलों को गोली मार दिया गया, कितने ही डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव किया गया है। तो सिम्टम्स दिख रहे होंगे। इसीलिए सीधे कहते हैं ना कि जब तक धुआं उठा है, मतलब आग बिना धुएं के नहीं उठती, उस तरह की कहावत है। तो हम डिक्टेटरशिप पढ़ रहे हैं, भारत ने इसे अपनाया नहीं है, भारत ने डेमोक्रेसी अपनाया है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? नॉर्थ कोरिया, टेडी बियर है वहाँ पे, किंग जोंग उन नाम, तो मतलब नाम उनका जो है किंग जोंग उन ऐसा करके टेडी बियर है वहाँ पे, घूमता रहता है इधर से उधर, बच्चों को खिलाता रहता है। बच्चे भी देख के खुश रहते हैं कि चलो टेडी बियर आया, टेडी बियर आया। तो नॉर्थ कोरिया में जो नेता है, नेता की पूजा करना वो नैतिक माना जाता है। ठीक है। लेकिन सरकार की आलोचना को गुनाह माना जाता है। अगर आपने आलोचना कर दी, गोली मार दिया जाएगा आपको, आलोचना करनी ही नहीं। वहाँ की सामाजिक नैतिकता जो है डर पे आधारित है। समझ में आया? डर पे आधारित है। तो डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी पढ़ लिया और डिक्टेटरशिप पढ़ लिया। डिक्टेटरशिप में जो एथिकल वैल्यूज आपको, अच्छा कंपेयर करिए डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में किस में ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा? डेमोक्रेसी में ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तानाशाही में तो कोई बोलने का आज़ादी नहीं मिल रहा, आदेश का पालन करो मतलब गुलाम बना दिया है, इस तरीके का महसूस हो रहा होगा ना कि आदेश का पालन करो। आदेश का कैसे पालन करो, गुलाम है क्या? समझ में आ रहा होगा। तो नॉर्थ कोरिया में ऐसा ही हो रहा है। तीसरा पॉलिटिकल सिस्टम है मोनार्की, राजतंत्र। ठीक है। मोनार्की, आई रिपीट, मोनार्की के बारे में जा रहे हैं पढ़ने में। पॉलिटिकल सिस्टम में राजतंत्र, मोनार्की। यहाँ मोनार्की की सोच क्या है कि राजा रानी ही सर्वोच्च है, राजा रानी ही सर्वोच्च है, परंपराओं का पालन करो, यही नैतिक जिम्मेदारी है, परिवार या कुल की सेवा सर्वोच्च धर्म है। ठीक है। राजा रानी रहते थे ना हमारे यहाँ पहले टाइम पे, राजशाही चलती थी पहले। पहले का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? राजा होगा,
राजा की बात मानो, राजा की सुनो, समझे। उदाहरण, आज का उदाहरण अगर लेंगे ना, तो ब्रिटेन का जो, उसको वो तो कहते हैं अपने आप को जो है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो है रानी की ना आज भी इज्जत की जाती है। रानी वाला कल्चर उन्होंने बरकरार रखा हुआ है अभी। रानी की इज्जत करना नैतिक संस्कृति का हिस्सा है, भले ही आज सत्ता में हो या ना हो, ठीक है। सत्ता में रहे ना रहे, हमें इससे लेना देना नहीं। रानी का जो पोजीशन है वो मेंटेन होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, राजशाही भी है, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। क्योंकि वहाँ पे राजा रानी का भी कॉन्सेप्ट बचा के रखा हुआ है। उनका कोई ज़्यादा शक्ति उनके पास होती नहीं, लेकिन वो एक सिंबल के तौर पे उनको रखा जाता है। अब पॉलिटिकल सिस्टम में हम पढ़ेंगे साम्यवाद, कम्युनिज्म, ठीक है। अब कम्युनिज्म की सोच क्या है, क्या होता है इसमें पढ़िएगा, सोच से ही समझ में आ जाएगा क्या होता है ये, ठीक है। कैपिटलिज्म सोशलिज्म समझाना जरूरी था। अब हम ये कह सकते हैं ना कि जो साम्यवाद है वो समाजवाद का सबसे चरम रूप है। साम्यवाद का मतलब राम राज्य आ गया है, ठीक है। तो कोई बहुत सारी कंट्री कहती है ना हम कम्युनिस्ट हैं, वो कहने भर है, आया कहीं नहीं है। और समाजवाद भी कहीं नहीं आ पाया है अभी तक। समाजवाद आने का मतलब ये है कि सब जगह बराबरी हो गई है। समाजवाद एक आदर्श है जिसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, साम्यवाद एक आदर्श है जिसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आया कहीं भी नहीं है अभी तक। समझ में आया? लोगों के दिमाग में आता होगा ना कि सोशलिस्ट है तो दिमाग एक जगह क्लिक कर गया कि हाँ अब तो समाजवाद आ ही गया। नहीं, आया नहीं कहीं है, वो आदर्श है, आइडियल है, हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं आदर्श समाजवाद को, साम्यवाद को। साम्यवाद जो है समाजवाद का सबसे चरम है, सबसे मतलब कह सकते हैं कि यूटोपिया आ चुका है, सब लोग बराबर हो चुके हैं। समझ में आया? तो आया कहीं नहीं है, सब घोषित करके बैठे हो। हमने घोषित किया अपने आप को प्रेमबल में समाजवादी है, रसिया ने घोषित किया अपने आप को साम्यवादी है, चाइना भी ने किया है साम्यवादी, लेकिन हरकतें देख के तो लगती नहीं है उन लोगों की, ठीक है। तो घोषित करने से नहीं, घोषित वो करते हैं कि चलिए हम हैं, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब हर देश जो अपने आप को घोषित किया, जैसे अमेरिका ने क्या घोषित किया, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसके लिए उसका प्रयास दिखता है। रसिया ने किया है, रसिया का प्रयास दिखता है, हमने किया है, हमारा प्रयास दिखता है। तो अब सवाल है कि कैसे दिखता है? उनकी उस देश के गवर्नमेंट की योजनाओं से दिखता है, उनकी घोषणाओं से दिखता है। समझ में आया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम स्वनिधि योजना, एमएसएमई एक्ट, ये सब दिखता है। समझ में आया? तो कम्युनिज्म साम्यवाद का सोच क्या है? सब लोग मिलकर प्रोडक्शन करेंगे, सब लोग मिलकर प्रोडक्शन करेंगे, कोई व्यक्ति निजी संपत्ति नहीं रखेगा, किसी के पास निजी संपत्ति होना ही नहीं चाहिए, मिलकर खेती करो, सबको बराबर सुविधा मिले, ठीक है। ये सोच है साम्यवाद की, जो एक आदर्श है, जो कहीं आया नहीं है, बस घोषित है, आदर्श है, पाना है इसको। और इसमें एथिकल वैल्यूज क्या होते हैं? साम्यवाद में एथिकल वैल्यूज क्या होंगे जब इस तरीके की सोच होगी? तो साझा जिम्मेदारी, साझा जिम्मेदारी, अमीर गरीब का फर्क जो है खत्म करना है। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आती है उसमें हमको बढ़िया करना है, प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। समझ में आती है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट हर साल आती है, हमें सेम चीज़ पढ़ने को मिलता है कि सब कुछ वर्गों के पास जो है देश के जो है आधे से अधिक संसाधन है, और कुछ वर्गों के पास देश के जो है पूरे देश का जो चुटकी भर संसाधन है। आती है ऐसी रिपोर्ट। तो अमीर गरीब का फर्क मिटाना है, व्यक्तिगत लाभ, इंडिविजुअल प्रॉफिट से पहले समाज का हित देखना है, ये साम्यवाद कह रहा है। वहाँ पे साम्यवाद में एथिकल वैल्यूज इस तरीके के होंगे। चीन कहता है हम साम्यवादी हैं, तो चीन में क्या होता है? उदाहरण के लिए हम चीन का ही लेंगे एग्जांपल। जैसे उदाहरण के लिए चीन में सरकार या नैतिक रूप से सही मानती है कि व्यक्ति को समाज के लिए बलिदान देना चाहिए। जैसे कोविड के समय पूरे इलाके को लॉक कर दिया गया और जनता ने विरोध नहीं किया, सामाजिक हित कि आपकी जान बचानी है, हम लॉक कर देंगे सब कुछ, ठीक है। चाइना ने क्या किया? सब जगह लॉक कर दिया, आप विरोध मत करिए, चुपचाप बैठे रहिए, आपकी जान के लिए, जान की हिफाजत के लिए हम कर रहे हैं, ये सबका हित। समझ में आया?
क्योंकि चाइना सब किया तो सभी ने था, सारे देशों ने किया था लॉकडाउन, लेकिन हम यहाँ पे साम्यवाद पढ़ रहे हैं क्योंकि चाइना ने डिक्लेयर किया है कि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, तो हम उसका एग्जाम्पल लेके बोल रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जैसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है वैसे ही नैतिक मूल्य समाज में विकसित होते हैं और दिखते भी हैं। पाकिस्तान का क्या है, वो धार्मिक कंट्री बना के रखा हुआ है, उसके जो संविधान है कौन सा है, वो चलता है ना उनका, उनसे तो दिखता भी है, कपड़ों में, रहन सहन में, खान पान में, सब कुछ दिखेगा उनको। समझ में आया? तो ये 4 मेजर पॉलिटिकल सिस्टम थे जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। डेमोक्रेसी इंडिया, अमेरिका, और फिर हमने डिक्टेटरशिप पढ़ा, तानाशाही, नॉर्थ कोरिया, सबसे सुंदर और सबसे क्लीन एग्जाम्पल। फिर मोनार्की, उसमें भी हमने कहीं तो दिखता नहीं मोनार्की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो हमने ब्रिटेन को ले लिया। साम्यवाद, चाइना। ये 4 मेजर पॉलिटिकल सिस्टम थे, सारे कंट्री ने अपने अपने में अपनाया है, हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है। ठीक है, तो हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे धर्म यानी रिलीजन समाज में एथिक्स कैसे बनाता है। इसमें कुछ ज़कात करके आपको वर्ड्स आएंगे, जैसे इस्लाम में कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे समझने के लिए। आम जनमानस में लोगों में क्या फेमस मालूम है, उनको ये नहीं पता कि इस्लाम के 5 स्तंभ है जिस पे वो टिका हुआ है। लोगों को 3 पता है, हज करना है, रोज़ा करना है, इस तरीके के शब्द सुनते होंगे रोज़ डेली में, लेकिन 2 ऐसे हैं जो उनको नहीं पता है, वो आज पता चल जाएगा। तो धर्म समाज में कैसे, हम साम्यवाद पढ़ लिए यहाँ पे, ये वाला अंडरलाइन कर दो। रिलीजन, धर्म कैसे सामाजिक नैतिकता तय करता है। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि धर्म करता क्या है। ठीक है, धर्म करता क्या है। कुछ लोग करते होंगे धर्म पूजा करता है, पूजा वूजा होता है ना, वही धर्म है। नहीं, धर्म केवल उतना नहीं है। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता है, ठीक है, बल्कि वह लोगों को सिखाता है। क्या सिखाता है? जीवन कैसे जिया जाए, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, क्या पाप है क्या पुण्य है, यहाँ पे एथिकल क्या है, नॉन एथिकल क्या है, अनएथिकल क्या है, वो बताता है। कौन सी बात समाज में स्वीकार है, कौन सी नहीं है, ये सब हमें धर्म बताता है। अब एक एक का एग्जाम्पल लेंगे। जीवन कैसे जिया जाए, भगवत गीता में लिखा हुआ है। हर धार्मिक, केवल एक किताब नहीं लेंगे, सारी जो कुरान है, जो बाइबल है, गीता, सब में लिखा हुआ कैसे जिया जाए। ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सारी चीज़ें हैं। प्रकृति के 3 गुण, सत तमस रजस, सारे साइकोलॉजिकल फंडामेंटल उसमें बताए गए हैं किस तरीके से जीवन जिए, आप में संयमित जीवन जिए, इस तरीके के धार्मिक पुस्तक बता रही है। और जो है कुरान में क्या बताया जाता है, दान करो, उसमें ज़कात का वर्ड आता है कि अपनी संपत्ति का कम से कम 2.5% दान कर दो, और अनिवार्य करो, समानता में विश्वास रखो। ये बाइबल, ये कुरान बोलता है। बाइबल में क्या बोलता है, क्षमा करो, एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा थप्पड़ गाल आगे कर दो, ये बोलता है। तो हमें सिखा रहा है कि जीवन कैसे जीना है, आपसी प्रेम से जीना है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो आप कामा सूत्र के बारे में सुना होगा अपने बुक के बारे में, उसमें 2% आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे, 20% आपका जो है सेक्सुअल लाइफ कैसा होगा वो बताया है। उसके बाद 80% उसमें जो है ये बताया गया है कि आपको पूरा जीवन कैसे जीना है, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके का खाना खाना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बात करनी है। कामा सूत्र में पूरी डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, पूरा पढ़ा हुआ है। और केवल किताब का नाम लेके दिमाग में ये नहीं आ जाना चाहिए कि अरे यार ये तो उसी तरह की किताबें, नहीं, पहले पढ़ो उसको, पन्नों से गुजरो पहले, तब समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये सारी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, पुराण है आपके, विष्णु पुराण पढ़ते होंगे आप,
बहुत ज़्यादा फेमस है ना गरुड़ पुराण, अपने वो परिचित सुना होगा ना, सबको सजा मिलेगी गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने अनएथिकल काम किया है, उसमें दंड लिखे हुए हैं उस तरीके के। हर चीज़ को पारलौकिक से जोड़ना नहीं है। समझ में आया? तो जीवन जीने का तरीका, एक व्यवस्था कैसे बना के चलनी है, उन सारी की चीज़ों का सब कुछ है। सारे रिलीजन की बुक में मिलती है इस तरीके की। सब लोग एथिकल बनाने की कोशिश करता है कि आप एथिकल रहे, एक सामाजिक व्यवस्था ढंग से चले, ये सब सिखाती है। सारी रिलीजन की बुक है, सब सिखाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि रिलीजन क्या करता है। ठीक है, हमने बात कर ली कि केवल पूजा नहीं करता है, बल्कि लोगों को सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाए, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना, क्या पाप है क्या पुण्य है, कौन सी बात समाज में स्वीकार होगी कौन सी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है। अब हम ये बात करेंगे कि इस धर्म जो है सामाजिक नैतिकता कैसे बनाती है। ठीक है, पहला है कि यार रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक, हाँ ठीक है, कि धर्म जो है नैतिकता को दिशा देती है। धर्म जो है एथिक्स को एक डायरेक्शन देता है पूरा। कि धर्म में सिखाता है ना, कि धर्म में सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करो, गरीबों की मदद करो, हिंसा करना गलत है, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो हमें डायरेक्शन दे रहा है। दूसरा क्या करता है, धर्म जो है कानून से पहले नैतिकता लाता है, तय करता था। पहले क्या था, कानून ऐसे नहीं थे, धार्मिक किताबें ही या धर्म के आधार पर ही हम एथिकल रहते थे, वही सारी चीज़ें तय होती थी। तो क्या होता था कि पुराने समय में जब कोई संविधान या सरकार नहीं थी, तब धर्म ही समाज को संयम और अनुशासन में रखता था। ठीक है, संयम और अनुशासन में रखता था हमें। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारी चीज़ें पढ़ते होंगे आप। कहते पहले क्या कहते हैं, पहले धार्मिक चीज़ें पूरा कर लो, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा कर लो, फिर अपना पैसा कमाओ को, फिर काम मतलब अपनी इच्छा जो भी आपकी तुम्हारी इच्छाएं हैं वो पूरी करो, फिर मोक्ष, फिर भगवान में मन लो। प्रोसेस है पूरा, ये नियम है, एथिकल नियम बना के छोड़ के गए हैं सभी लोग। जिनको कुछ लोग फॉलो करते हैं उनका जीवन बढ़िया चलता है, जो लोग नहीं फॉलो करते, क्या होता क्या है कि कुछ लोग ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो है अनसाइंटिफिक मान के इसका मजाक उड़ा देते हैं। होता ये है कि वो धर्म शुरू में काम करना चाहिए उनको। धर्म का मतलब है पढ़ाई लिखाई करो, उस पर फोकस करो, आप ज्ञान अर्जन का काम करो बहुत ज़्यादा। करते क्या है, काम वाली इच्छा है पूरा पहले कर लेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं इच्छा पूरा करो, इच्छा पूरा करो, जो भी इच्छाएं हैं पहले पूरा कर लो। तो ये जो एक बना हुआ है ना ऑर्डर, उसको डिसऑर्डर कर देते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। एक ऑर्डर में चलने वाली चीज़ कि 25-25 का एज बांट के सब किया गया था कि 25 तक आप पढ़िए, फिर 25 के बाद कोशिश करिए कमाने की, कोशिश करिए कमाने की, फिर पैसा अर्निंग होता जाएगा आपका। फिर जब आपके पास अर्निंग हो जाएगी तो आप अपनी इच्छाएं पूरा करिए, फिर एक समय इच्छाएं पूरा करने के बाद मोक्ष मतलब आप संन्यास दान वन करने की कोशिश करिए, इस तरीके का चीज़ें करिए। पहले ये प्रोसेस को डिसऑर्डर मत करिए, इस ऑर्डर में रहिए। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे जो है एग्जाम्पल लेंगे कि जो पुराने समय में जो है संयम और अनुशासन सिखाते हैं धर्म में, तो उसमें जो है राम राज्य का बात आता है। राम राज्य सुनते हो कि राम राज्य आ गया। ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे उदाहरण में धर्म ही नायक था, धर्म ही नायक था। ठीक है, यहाँ धर्म मतलब कर्तव्य नहीं लेंगे, यहाँ रिलीजन ही लेंगे। यहाँ रिलीजन मतलब धार्मिक जो कम्युनिटी होती है ना, सनातन धर्म, ये धर्म वैसा ही उसी को लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर, राम राज्य आ गया, यूटोपिया आ गया, सब बढ़िया है। ठीक है, तो इसमें धर्म ही नायक था उस वक्त। तो वही एथिक्स तय करता था कि कैसे लोगों को रहना है, कैसे विवाह होगा, कैसे व्यवस्था बनी रहेगी। समझ में आया? तीसरा है कि धर्म से समुदाय विशेष की नैतिकता बनती है। मतलब हर धर्म अपनी विशेष नैतिक शिक्षा देता है। सभी का अपना अपना होता ही है, सनातन का अपना है, इस्लाम का अपना है, ईसाई का अपना है, पारसियों का अपना है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं उसी पर पढ़ने, एक पर्टिकुलर जो है इस धर्मों को पढ़ेंगे कि वो क्या सिखाते हैं।
हिंदू धर्म, पहला है हिंदू धर्म। पहला है हिंदू धर्म, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदू धर्म, मूल विचार क्या है हिंदू धर्म में? देखो, कोर बताने जा रहा हूँ। मूल विचार क्या है, जो एकदम जिस पे बुनियाद टिकी हुई पूरी व्यवस्था की। जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो मैं अभी बोल रहा था। जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया। आप डिवाइड किया 25 25 25 का है। मानते थे कि वहाँ उस समय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 थी, कि 100 तो 100 जीना ही है। एक 100 के ऊपर निकल जाए जो है वो तो बोनस है उसका। 100 तो जीता ही जीता है, मिनिमम 100 जीता है, मैक्सिमम की कोई मैक्सिमम का नहीं लेंगे, लेकिन 100 तो जिएगा ही जिएगा। ठीक है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया। बोला क्या गया कि धर्म में मतलब आप 25-25 साल तक अपना जो है पढ़िए लिखिए, ज्ञान अर्जन करिए, देश जानिए, धर्मशास्त्र जानिए, सारी चीज़ें जानिए अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिस तरीके के ज्ञान अर्जन होती होगी। हमारे कल इस समय का टाइम फ्रेम क्या है? स्कूल जाना है, पढ़ना है, तो ये टाइम फ्रेम है, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना होगा। फिर अर्थ, उसके बाद आपको कमाना है, को अर्निंग करनी है। अर्निंग क्यों करनी है? ताकि आप इसी समय आप विवाह बंधन में भी बंधेंगे। अर्निंग करनी है आपको। उसके बाद काम, अपनी इच्छाएं पूरी करनी, जिस तरीके की भी इच्छाएं आप अपनी इच्छाएं पूरी करिए, बस अनएथिकल ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद मोक्षा, मोक्ष लेना है, सब कुछ छोड़ के मोक्ष के लिए मोक्ष 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 चिल्लाते रहिए। पास प्रीलिम्स में 4-5 बार फेल हो जाइए, उसके बाद तो आपको मोक्ष मिल ही जाएगा। फिर आपको एहसास होगा कि मोक्ष क्या होता है। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे मूल विचार में अहिंसा, सत्य, क्षमा, दान, श्रद्धा जैसे मूल्य भी आते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें हमने मूल विचारों पर बात कर ली। ठीक है, मूल विचार क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अहिंसा, सत्य, क्षमा, दान, श्रद्धा, यही जो हिंदू धर्म के मूल विचार है। अब ये सामाजिक नैतिकता कैसे बनाती है? अब मूल विचार से समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे बनाती है। ऑब्वियस है, बड़ों का सम्मान करो, गाय को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? दूध देती है, उससे गाय से हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे पुराने टाइम में हर चीज़ गोधन, गो से करके नाम था, गाय के ऊपर था, क्योंकि गाय एक प्राइमरी बहुत प्रोडक्टिव थी उस वक्त। इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी हेल्प करती थी, खेती में काम आना, दूध देना, और उससे गोबर होता था तो उससे लेप किया जाता था। एंटीबैक्टीरियल का प्रयोग उसमें उस वक्त होता था। आप उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो मल्टीपल यूज़ था। तो गाय की पूजा, गुरु की सेवा, बोला जाता है ना, गुरु के सानिध्य में रहिए, अतिथि देवो भव, मेहमानों का सम्मान करना, ये इस तरीके के सोसाइटल एथिक्स बनेंगे। इस तरीके के हिंदू धर्म में सोसाइटल एथिक्स बनेंगे मूल विचारों के अकॉर्डिंग। मूल विचार बता दिया क्या है, लगभग ये जो मूल विचार हिंदू धर्म में दिख रहे हैं सब में दिखेंगे आपको। बस ये जीवन के जो डिवाइड किए गए हैं ना, ये थोड़ा सा अलग है। अब हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म का मूल जो है विचार क्या है, मूल विचार क्या है। हमने हिंदू धर्म पढ़ा, हमें इतना ही शॉर्ट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको दार्शनिक नहीं बनने जाना है। दार्शनिक बनने जाएंगे तो कमंडल उठा लेंगे, उतना नहीं जाना, केवल यही समझना है, इतना ही। और आगे एक चैप्टर आएगा पूरा का पूरा फिलॉसफी, फिर फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उस समय कमंडल उठा लीजिएगा। दूसरा है इस्लाम। मूल विचार क्या है? अल्लाह की बंदगी, इंसाफ, जस्टिस, रहमत मतलब मर्सी, दया करना, सच्चाई, ये इनके मूल विचार है। ठीक है, अभी मूल विचार खत्म नहीं हुआ है। इस्लाम जो है 5 स्तंभों पे टिका हुआ है। 2 के नाम आपको हवा नहीं लगेंगे, 3 समझ में आ जाएंगे, लेकिन 2 को मैं समझाऊंगा। पहला है शहादा, हवा नहीं लगा, बात करेंगे इस पे। नमाज, हवा लग गया, नमाज के बारे में सुना ही होगा। रोज़ा, जानते ही, व्रत रखते हैं लोग, रोज़ा उनको बोलते हैं। ज़कात, हवा नहीं लगा होगा, अभी लगेगा थोड़ी देर में। हज, 3 समझ में आया, नमाज, रोज़ा, हज। हज मतलब वो जाते हैं मक्का मदीना में अपना हज करने, रोज़ा व्रत रखते हैं, नमाज
5 वक्त का नमाजी। समझ में आया? अब हमें 2 समझना है जो नहीं समझ में आया, शहादा और ज़कात। ये इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, शहादा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ठीक है, तो शहादा क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है ये। शहादा क्या होता है? इसका अर्थ है इस्लामी आस्था की घोषणा, डिक्लेरेशन। अब इस्लामी आस्था का घोषणा से क्या मतलब है, और थोड़ा समझाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें विश्वास किया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत योग्य नहीं है, अल्लाह ही एक है, मतलब एक, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये मानते हैं, शहादा में ये माना जाता है। ठीक है, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत योग्य है ही नहीं है, बाकी सब पानी कम चाय है, ये कहता है। ठीक है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस तरीके के वर्ड आएंगे। अभी आपको शहादा को अरबी में समझाता है ना, आपने सुना भी होगा लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। अरबी में शहादा को, अरबी में जो है शहादा को अरबी में क्या बोला जाता है पता है? मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अब समझ में आ जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाहु। सॉरी, गलत पढ़ दिया, कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाही। मतलब क्या है इसका? यह घोषणा जो है इस्लाम में शामिल होने और मुसलमान बनने के लिए आवश्यक है। ये जो मैंने अभी बोला ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, इसका मतलब ही यही होता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत योग्य नहीं है। ये इस्लाम का शहादा बोल रहा है। समझ में आया? शहादा का क्या मतलब हुआ? ये जो मैंने ला इल्लल्लाह बोला ना, इसी को बोला जाता है शाब्दिक। इसका अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत योग्य नहीं है, ये बोल रहा है शहादा। ये मानते हैं, इस्लाम के 5 स्तंभ में शहादा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ में आया? अब किसी को इस्लाम ज्वाइन करना है या शामिल होना है तो मुसलमान बनने के लिए ये घोषणा करनी पड़ेगी आपको। शहादा में ये आपको बोलना पड़ेगा, उसका प्रोसेस होता है पूरा। प्रोसेस में नहीं जाएंगे, पता है लेकिन बताएंगे नहीं ठीक है, लेकिन प्रोसेस में नहीं जाएंगे। अब हम जो आपको दूसरा हवा नहीं लगा था ना, ज़कात, हम उसकी बात करेंगे। शहादा समझ में आ गया? अल्लाह ही है, बाकी सब पानी कम चाय है ये मानता है ये। ठीक है, ज़कात का अर्थ होता है कि शुद्धिकरण या दान। ठीक है, शुद्धिकरण या दान मतलब क्या है इसका? कि मुसलमानों को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा गरीबों या ज़रूरतमंदों की मदद के लिए दान करना होता है, और ये अनिवार्य होता है। समझ में आया? आपको दान करना है। ज़कात का मतलब ही शुद्धिकरण या दान। आप दान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। आप और कितना करना है ये भी बताया है। अपनी पूरी संपत्ति का 2.5% आपको दान करना है, अनिवार्य करना है। ठीक है, ताकि ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। यह है ज़कात। तो किस स्तंभों, 5 स्तंभों पे टिका हुआ है। शहादा, अल्लाह बढ़िया, बाकी सब पानी कम चाय वाला मामला है इनका, ऐसे याद रखेंगे। दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, तीसरा ज़कात। ज़कात मतलब दान, 2.5% अपने सभी प्रॉपर्टी का। फिर हज। ये 5 स्तंभ है इस्लाम के, याद रहेंगे। लिख देंगे ना तो कॉपी में से आग निकलेगा, कहेगा ओ माय गॉड, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। ठीक है, तो ये सामाजिक नैतिकता कैसे तय करती है? ये ज़कात, शहादा, नमाज, हज कैसे तय करती है? इनमें यह है कि शराब पीना हराम है, शराब नहीं पी सकते, शराब हराम है, शराब नहीं पीना है। झूठ बोलना हराम है, गांधी जी वाला जो है ना, सत्य बोलो हमेशा, वो झूठ बोलना हराम है। ज़कात दे, दान दे। ठीक है, गरीबों की मदद करना पुण्य है। सभी इंसान बराबर है, इक्वलिटी पे फोकस करते हैं ये। जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। सादा जीवन में रहना है, हराम हलाल का ध्यान रखना है। समझ में आया? अब बोलेंगे हलाल क्या है, नहीं बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। ठीक है, इसको स्किप कर देंगे। समझ में आ गया कि सामाजिक नैतिकता कैसे तय कर रहा है इस्लाम। हिंदू धर्म कैसे सामाजिक नैतिकता तय कर रहा है, समझ में आ गया। मूल विचार क्या है, सोसाइटल एथिक्स क्या है, इस्लाम के मूल जो है विचार क्या है, सोसाइटल एथिक्स क्या है। जैसे भारत जो हिंदू धर्म का मूल विचार है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
सत्य, अहिंसा। वैसे ही इस्लाम का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो शहादा है, ज़कात है, नमाज है, हज है, रोज़ा है। समझ में आ गया? तीसरा ईसाई धर्म, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें तो नॉर्मल बात कही गई, ठीक है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है समझने वाला। इस्लाम इस्लाम वाला मामला था, ज़कात शहादा ज़्यादा सोचने पे मजबूर करेगा क्योंकि कभी सुना नहीं था अपने। आप समझ में आ गया होगा। ईसाई धर्म और मतलब ईसाई धर्म में नैतिक कैसे नैतिकता आती है, वो सारी चीज़ें जैसे सभी में हमने बात की। तो मूल विचार क्या है क्रिश्चियनिटी की? प्रेम, लव, क्षमा, करुणा, ठीक है। तो इसमें क्या यीशु मसीह ने क्या कहा था कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना। अब कोई लोग ये सोचेंगे कि मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक थप्पड़ मारा था तो दूसरा आगे किया, दूसरे पे चिपका दिया, तो फिर क्या करें? तीसरे वो उसके आगे तो बोला नहीं कुछ। तो अक्षरशः शब्द को फॉलो नहीं करना है, ठीक है, उसका एनालिसिस करके मतलब निकालना है। एक मारे दूसरा आगे करो, दूसरा मारे तीसरा आगे करो, चौथा करे पांचवा, करते रहो, बस मार खाते रहो। एक समय के बाद वो थक जाएगा, फिर वो भी कहेगा क्या आदमी है यार, कितना मार खा रहा है, बेहया हो गया है क्या, इस तरह के वर्ड बोल देगा। लेकिन जो ज़्यादा जो समझदार होंगे वो लोग नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि जाने दो यार, पीछे हट जाओ, ये तो मार खाने पे उतारू हो गया, हम तो कितना मारेंगे। होता था ना गांधी जी को क्या कॉन्सेप्ट था? अहिंसा। लोग उनको पीटते थे, वो मार खाते थे चुपचाप, मारो कितना मारोगे। तो जो पत्रकार लोग थे वो फोटो खींच के ब्रिटेन में भेज देते थे, खबरें बन जाती थी कि यहाँ पे ब्रिटिश जो है अत्याचार कर रही है। उस समय के पत्रकार होते भी थे एकदम जबरदस्त टाइप के, ईमानदार टाइप के, उनको काम ही से और समाज के लिए करना था, पैसा तो उनको मिल ही जाता था, अपना बिजनेस अलग साइड बिजनेस करते थे वो लोग। पत्रकारिता तो वो ओवर टाइम में कर रहे थे, ठीक है। तो बेइज्जती होती थी उनकी पूरे ब्रिटिश की, तो वही बेइज्जती ना हो इसीलिए लोग कहते थे कि खाओ मार, मारो कितना मारोगे। और गांधी जी आंदोलन करने जाते थे तो होता था ना, आंदोलन हटाने के लिए लोग धक्का मारते थे, लोग खड़े रहते थे, गांधी जी लेट जाते थे। अब वो लेटे हुए को उठा के फेंकना पड़ेगा, अब कितने को फेंकोगे? हजारों लोग लेट गए सब लोग, और सही वो वैसे भी भारी वजन, कितने लोगों को उठाओगे? उठा उठा के फेंकोगे। समझ में? उनसे सीखने को मिलता है कुछ, कि जब भी आंदोलन हो तो लेट जाओ, हजारों की भीड़ में लेट जाओ, सब लोग लेट जाओ। किस लोग को उठाएंगे? उठाते उठाते थक जाएंगे वो लोग। समझ में आया? कि तुम यीशु जी कह रहे हैं कि तुम्हें कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, मतलब क्षमा, प्रेम, करुणा, इनके मूल विचार हैं। लोभ घमंड मत करो, जो सभी कहते हैं घमंडी मत बनो, ईर्ष्यालु न मत बनो, अपने आप को सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है एक ना, कि हम ही हैं सुप्रीम, अब तो आगे कोई है ही नहीं है, ये नहीं बनना है, ठीक है। ये यही बोल रहे हैं कि सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर मत लाइए, ये बीमारी है, जिसको लग जाती है वो उसका जीवन खत्म हो जाता है, वो इसी में परेशान रहता है कि हम ही सुपीरियर है, हम ही सुपीरियर है। वो अगर ये ध्यान में रख ले, अगर भूगोल भी पढ़ लेना तो उसको अपनी औकात पता चल जाए कि देखो भैया इतना बड़ा यूनिवर्स है, और भी ज़्यादा इतना यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह हैं, उन ग्रह में भी एक छोटी सी पृथ्वी, उस छोटी सी पृथ्वी में बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, उस कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है, विकासशील देश भारत। भारत देश में भी बहुत सारे इंडस्ट्री उद्योगपति हैं, उन उद्योगपति में बहुत सारे बड़े बड़े आदमी, उतने में हम एक छोटे से आदमी, घमंड हम भर के रखे हुए, समझ रहे हैं? यूनिवर्स से भी ज़्यादा क्या औकात होगी? तो भूगोल पढ़ने से औकात पता चलती है। समझ में आया? तो ईसाई धर्म में सोसाइटल एथिक्स कैसे बनेंगे? दया, क्षमा को सर्वोच्च रखा जाएगा, कि पहला प्राइमरी क्या है? कंपैशन, क्षमा कर दो, ये बोलेंगे। गरीबों की सेवा करना, ईश्वर की सेवा, वो ये मानेंगे कि गरीबों की सेवा करना ईश्वर की सेवा है। ईमानदारी और सच्चाई से नैतिकता माना जाएगा। ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाएगी, सच्चाई को प्राथमिकता दी जाएगी, दूसरों की मदद करना धर्म होगा। कॉमन बात है जो आप हमेशा सुनते हैं, ठीक है। आंख बंद करके लिख देंगे सब कि ना, कि सबकी मदद करनी चाहिए, ये वो तो सब में फिट बैठता है, नॉर्मल है। अब हम आएंगे बौद्ध धर्म। हमने इस्लाम पढ़ा, इस्लाम में ज़कात शहादा समझा, और हिंदू पढ़ा, हिंदू धर्म पढ़ा, हमने ईसाई धर्म पढ़ा। लगभग सब में कॉमन बात थी, एक चीज़ निकल रही कि सबके साथ प्रेम से रहो। चौथा है बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म का मूल विचार क्या है? ये कहते हैं कि जीवन दुख है, लेकिन उससे मुक्ति पाना भी संभव है।
जीवनम दुखड़ामी, जीवनम दुखड़ामी, दुख जीवन दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, कहते हैं ना। फिर क्या कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, अहिंसा जो है इससे मुक्ति पाने का मार्ग है। लोभ मोह क्रोध को त्याग दो, ये मूल विचार है बौद्ध धर्म के। इन सबको त्यागने की बात करता है। अब इसमें सोसाइटल एथिक्स, जब मूल विचार ही ऐसे हैं तो सोसाइटल एथिक्स कैसे होंगे? क्रोध करना अनैतिक माना जाएगा, डोंट बी क्रोधी, ठीक है। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखो, कंपैशन रखो, बिना लालच के जियो, ध्यान और आत्मनियंत्रण से जीवन सुधरेगा, इस पे फोकस करो, ध्यान लगाओ, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, जो माइंड एंड बॉडी, सेल्फ कंट्रोल सब जगह आना चाहिए। उदाहरण लेंगे ना तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एक उदाहरण कि किसी ने गुस्से में एक बौद्ध भिक्षु को जो है अपशब्द कह दिया, वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गया क्योंकि उसकी नैतिकता कहती थी, अब लाइन आ रही है ध्यान से, क्रोध से प्रतिक्रिया देना मन का पतन है। आप गुस्से में अगर कोई रिएक्ट करते हैं, किसी ने कुछ बोला आप रिएक्ट कर गए और गुस्से में किए, तो आपका ये जो सोचने समझने की क्षमता है ना वो डिक्लाइन करेगी। यही बोल रहे हैं, आपका मन का पतन है, आपके चरित्र का पतन है। कुछ लोग होते हैं ना ढीठ टाइप के, आपको मतलब नहीं होगा लेकिन घाक टाइप के बने रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। आपको मतलब नहीं है लेकिन वो करेंगे, आपको उंगली करने की, वो कहते हैं ना, मैं उंगली सिंड्रोम बोलता हूँ, उंगली करना मतलब उंगली सिंड्रोम है उनको, उंगली करेंगे। तो उन्हीं जैसे लोगों के लिए भगवान बुद्ध जी बोल रहे हैं कि उनसे उनसे उनको रिएक्ट करना मतलब अपने आप को ही जो अपने आप को पतन में डाल देना है, ठीक है। ऐसे लोगों को अवॉइड किया जाता है केवल, क्या जाओ 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 जाओ, तुम बीमार हो, तुमको पता नहीं लेकिन तुम बीमार हो। अब बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध मुस्कुराए मतलब क्यों मुस्कुराए? वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि बाबू तुम्हारा जो ढक्कन है वो समझ में आ रहा है हमको, इसीलिए हम हंस रहे हैं तुम पर। मन ही मन के बेटा जाओ, तुम नादान हो, तुमको लग रहा है तुम सुप्रीम हो लेकिन तुमको अंदाजा नहीं है तुम कितने ढक्कन टाइप के आदमी हो। तुम्हें मैनेज किया जा रहा है, बस जब तक मैनेज किया जा सकता है मैनेज करिए, नहीं तो फिर अवॉइड करिए, ठीक है। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, आगे फिर बात करेंगे इस पे, और आज के लिए ही इतना ही रहेगा। 18वीं क्लास में हमने पढ़ा कैपिटलिज्म पढ़ा, ठीक है, वो किस तरीके के सोसाइटल एथिक्स बनाता है। कैपिटलिज्म क्या होता है इस पे बात की, सोशलिज्म क्या होता है उस पे बात की, केस के बारे में बात की, पेप्सिको वर्सेस केरला फार्मर्स का डिसीजन पे बात की, सोशलिज्म बात कर लिया हमने। फिर हमने पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा, उसमें डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की पढ़ा हमने, ठीक है। साम्यवाद पढ़ा हमने उसमें। उसके बाद हमने रिलीजन को उठाया, रिलीजन कैसे सोसाइटल एथिक्स बनाते हैं। हिंदू धर्म को पढ़ा, हिंदू इस्लाम धर्म में पढ़ा, इस्लाम धर्म को हमने शहादा ज़कात को समझा, ठीक है, नया था आप लोगों के लिए होगा पक्का। हिंदुइज्म, उसके बाद हमने ईसाई धर्म को पढ़ा, उसमें सोसाइटल एथिक्स समझा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है बौद्ध धर्म को पढ़ा, इसमें अष्टांगिक मार्ग, ये सारी चीज़ें जो है कहते हैं कि दुख है, दुख का निवारण भी संभव है लेकिन आपको अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, घमंड नहीं लाना है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचना है, ये सारी जो बीमारियां हैं उससे दूर रहेंगे तो आप अपना एक तो चरित्र का विकास तो होगा ही, मन का भी विकास होगा, आपके बॉडी एंड माइंड एंड सोल। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS PDF, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा।